तो ये तीसरा पार्ट है जो कि ग्रहों का विश्लेषण से संबंधित हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले हम डिस्कस कर रखे हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, है ना, शुक्र तक, शनि तक डिस्कस कर रखे हैं 2 वीडियो में। और अब आज हम बात करने जा रहे हैं राहु और केतु से संबंधित। तो राहु की बात जब हम करते हैं तो राहु मतलब ऐसा है कि पाप ग्रहों में से इसका भी बड़ा महत्व है। तो राहु के बारे में ऐसा अक्सर लोगों को पता है कि ये छाया ग्रह होता है, और छाया ग्रह होने की वजह से ये कोई इसका अपना विभिन्न प्रकार के विचारों में और अन्य ग्रहों से ये अलग होता है। अब इसके विषय में मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि छाया ग्रह होने के बावजूद इसका विचार क्या है कि विभिन्न ज्योतिषियों का ऐसा विचार है कि ये वृक्ष राशि में उच्च माना जाता है। वृक्ष मतलब दूसरा राशि में ये उच्च माना जाता है, और वृश्चिक में इसको नीच बोलते हैं, है ना। वृक्ष में उच्च और वृश्चिक में नीच। तो कर्क में इसका मूल त्रिकोण मतलब कर्क मतलब 4 नंबर कर्क होता है, ये इसको मूल त्रिकोण कहा जाता है। और राहु का रंग कृष्ण वर्ण होता है, और ये राहु पश्चिम दक्षिण दिशा का, पश्चिम दक्षिण मतलब कॉर्नर का स्वामी होता है। और ये वायु धातु इसको माना जाता है, या फिर सर्प से रिलेटेड, निद्रा या मुंह से रिलेटेड, या फिर पितामह और मोक्ष का कारक भी माना जाता है। मतलब साधना, सिद्धि प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, ये राहु के बल के विशेष विश्लेषण करने से पता चल सकता है। और मतांतर में विभिन्न लोगों का जो अपना ये है विचार है, तो उसके अनुसार इसमें बोला जाता है कि कन्या स्वामी का ये कन्या राशि का स्वामी होता है। राहु मिथुन में उच्च कहा जाता है ना। तो ये राहु से रिलेटेड विश्लेषण होता है। उसी तरह से अब हम बात करते हैं केतु। केतु का विश्लेषण ये है कि ये वृश्चिक में उच्च होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि राहु का ठीक उल्टा होता है। ये केतु हमेशा जन्म कुंडली में भी एक दूसरे के 7वें भाव में होता है। तो ये देखिए वृक्ष में उच्च है, और ये राहु वृक्ष में उच्च है तो वृश्चिक में नीच है। लेकिन क्या होगा, केतु के बारे में जानते हैं कि केतु वृश्चिक में उच्च होता है ना। वृश्चिक मतलब 8वां नंबर में ये उच्च होता है। और इसी तरह से ये वृक्ष में मतलब दूसरा नंबर में ये क्या होता है, नीच होता है। अब मकर और तुला इसका मूल त्रिकोण होता है। मकर मतलब क्या, तो 10वां नंबर, और तुला का मतलब क्या, 7वां नंबर, है ना। तो इन दोनों के बारे में ऐसा माना गया है कि इसका मूल त्रिकोण होता है। केतु स्वभावतः पापग्रह होता है, और इसका रंग भी कृष्ण ही होता है। और ये चर्म रोग या, है ना, इसी तरह से कोई मतलब क्षुधा जनित कष्ट या मोक्ष का कारक भी ये होता है केतु। अब विभिन्न ज्योतिषियों के मतांतर के अनुसार ये मीन का स्वामी माना जाता है। और उसी तरह से धनु में ये उच्च होता है। तो धनु मकर कुंभ मतलब 9th नंबर में ये इसको माना जाता है कि धनु में ये उच्च होता है ना। तो ये ऐसा भी मतलब एक एडिशनल विचार है, राइट। सो ये सब ध्यान देने वाली बात है। बाकी मिथुन में केतु नीच होता है ना। 3रा नंबर में ये नीच होता है, तीसरा मतलब मिथुन में ये नीच होता है, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह का भी विचार किया जाता है। अब हम कुछ बात करते हैं कि चलिए बृहस्पति और शुक्र से रिलेटेड इन दोनों का विश्लेषण भी करते हैं हम साथ में। तो ऐसा है कि बृहस्पति, है ना, बृहस्पति के बारे में माना जाता है कि बृहस्पति और शुक्र में क्या है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का क्या स्वभाव होता है। तो बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ होता है, लेकिन शुक्र से सांसारिक और व्यवहारिक सुख का विचार किया जाता है। तो अब क्या है कि सांसारिक मतलब शुक्र क्या है, तो सांसारिक सुख देंगे, है ना, सांसारिक। तो ये हो गया कि सांसारिक जीवन से रिलेटेड किसी विचार को करना है तो ये शुक्र से होगा, या व्यवहारिक सुखों का भी वर्णन शुक्र से होता है। फिर क्या है कि अगर बृहस्पति की बात करें तो ये पारलौकिक और आध्यात्मिक, है ना, आध्यात्मिक जीवन का विश्लेषण अगर
करना हो तो ये बृहस्पति ही इसके सूचक होते हैं। तो ये है कि आध्यात्मिक सुखों का विचार से रिलेटेड कुछ आप विचार करेंगे जन्म कुंडली में तो मुख्य रूप से बृहस्पति पर ही ध्यान रखना होता है। अब शुक्र जनित अधिकार में शुक्र जनित अधिकार से आत्मोन्नति नहीं होकर के मनुष्य को अन्य सांसारिक उन्नति होती है। मतलब क्या कि ये शुक्र अगर बहुत बढ़िया है तो ये आध्यात्मिक उन्नति नहीं देगा, सांसारिक उन्नति देगा। लेकिन अगर बृहस्पति संपूर्ण आत्म उन्नति का कारक है और पारलौकिक बुद्धि की उत्तेजना देने वाला होता है। शुक्र के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थी होता है। और अब देख लीजिए शुक्र क्या है, ये स्वार्थी होगा। व्यक्ति अगर ज़्यादा है तो सांसारिक जीवन में लेन देन में स्वार्थी रहेगा। लेकिन ये क्या होगा, बृहस्पति से रिलेटेड अगर कोई अच्छा विचार है तो ये परमार्थी होगा। क्योंकि ये मतलब जीवन में इसका अध्यात्म पर अच्छा दृष्टिकोण होता है, अध्यात्म से रिलेटेड प्रभाव होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें अब शनि को भी और मंगल के साथ, है ना, इन दोनों का विचार करें तो एक जैसा तो होता है कि मतलब दोनों पाप ग्रह है। तो शनि में क्या है और मंगल में क्या है, दोनों में हम डिस्कस करते हैं ज्वाइंटली, है ना। तो देखिए ऐसा है कि शनि और मंगल दोनों पाप ग्रह होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि शनि हालांकि बहुत क्रूर ग्रह कहा जाता है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम सुखद होता है। इसका शनि की बात कर रहे हैं, ये क्रूर तो होता है लेकिन इसका लास्ट स्टेज में जो परिणाम होता है वो बहुत सुखद होता है। जैसे मान लीजिए कि अग्नि सोने को जलाकर स्वच्छ कर देता है, उसी प्रकार शनि मनुष्य को दुर्भाग्य और दुख के मतलब यंत्रणा से पेड़ का मतलब उसमें पिराई करके पेड़ करके कष्ट दे करके शुद्ध कर बना देता है। लेकिन मंगल क्या करता है, मंगल ये शनि तो शुद्ध कर दिया है ना फाइनली बाद में, लेकिन क्या करता है मंगल उत्तेजना देता है ना, ये उत्तेजना का सूचक है ना मंगल। तो और क्या कि उमंग और है ना तृष्णा से परिपूर्ण कर देने के कारण यह हमेशा सुखदायी होता है। तो तृष्णा मतलब अगर देखें तो तृष्णा भी एक निगेटिव चीज़ है जो कि किसी व्यक्ति के अंदर होता है ऐसा स्वाभाविक रूप से, तो ये दुखदायी ही बना कर रखता है। तो ये शुद्ध करने से ये अच्छा है शनि, मंगल उत्तेजित करके ही दुखी रखेगा, है ना, ऐसा विचार होना चाहिए, होता है। उसी तरह से अब फलित ज्योतिष में ग्रहों के बल और उसका निर्बल होने का फल निर्णय पूर्ण रीति से किया जाता है, लेकिन उसके बल साधना है ना विधि जो भी है अत्यंत उलझाने का होता है। तो हम लोग इस वीडियो में ऐसा नियम विषय के को मतलब बताना अनुचित समझ करके केवल थोड़ा सा आवश्यक बात डिस्कस करते हैं कि ग्रहों के बल का 6 प्रकार से निर्णय होता है ना। अब ग्रहों का बल को कैसे हम 6 प्रकार से करते हैं, तो जैसे एक होता है नंबर 1 होता है स्थान बल, है ना। स्थान बल को समझिए कि स्थान बल जो ग्रह उच्च है ना स्वगृही या मित्र गृही या मूल त्रिकोण में हो या स्वप्नवांश में हो या दृष्कानस्थ हो, है ना, दृष्कान में स्थित हो, या जिस ग्रह की अष्टवर्ग विधि से 4 शुभ रेखाएं से अधिक मिलती है तो उसको स्थान बल मिलता है। उसी तरह से दूसरा ये स्थान बल हो गया। दूसरा क्या है कि एक बोलते हैं दिग्बल, है ना। दिग्बल ये सब बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग डिस्कस करते चलें। तो दिग्बल क्या होता है, तो दिग्बल के विषय में ऐसा माना जाता है कि बुध और बृहस्पति लग्न में रहने से और शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ में रहने से और शनि सप्तम में और सूर्य और मंगल दशम में रहने से दिग्बली माना जाता है ना। तो दिग्बली का बेसिकली ये फॉर्मूला ही है कि बुध बृहस्पति को लग्न में होना चाहिए तभी वो दिग्बली माना जाएगा। उसी तरह से शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ भाव में होना चाहिए तभी वो दिग्बली माना जाएगा। इसी तरह से शनि सप्तम में हो या फिर सूर्य और मंगल दशम भाव में रहने से दिग्बली होता है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा कंडीशन है कि तीसरा में एक कालबल कहते हैं हम लोग, है ना, कालबल। ये सब विचार करने में बहुत ही महत्व रखता है। तो कालबल में क्या होता है कि ऐसा समझिए कि चंद्रमा
शनि, मंगल को रात्रि में, सूर्य, बुध, शुक्र को दिन में और बुध को हमेशा कालबल कहा जाता है। इसी तरह से हम और आगे करते हैं बात। ये चौथा नंबर में इस तरह से बोलते हैं नैसर्गिक बल, है ना। नैसर्गिक बल के बारे में भी आप समझिए, हम लोग डिस्कस कर लिए स्थान बल, काल बल, है ना, सॉरी स्थान बल, दिग्बल, काल बल और नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल क्या है? तो ये क्या है कि शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य, ये सब शनि से आरंभ कर उत्तरोत्तर बली होता है ना। हम क्या बात कर रहे हैं? नैसर्गिक बल में शनि, मंगल, बृहस्पति, इसका एक सीरीज अगर हम देखें तो ऐसे बना सकते हैं कि क्या होता है कि शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य, ये सब शनि से आरंभ करने के बाद जो ज्यों आगे बढ़ते हैं वो सब क्या है? उत्तरोत्तर बली होता जाता है। तो इसको नैसर्गिक बल बोलते हैं, है ना। तो 4 हो गया। 5वां में डिस्कस हम ये करते हैं कि चेष्टा बल, है ना। अब चेष्टा बल हम तो डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारी बातों को डिस्कस कर रहे थे कि चेष्टा बल होता है, किसके साथ कौन रहने से चेष्टा बल होता है। तो चेष्टा बल के बारे में बोला जाता है कि मकर से मिथुन तक, है ना, किसी राशि में रहने से सूर्य और चंद्रमा को चेष्टा बल होता है। तो अब ऐसे समझिए कि मकर से मिथुन पर्यंत, मकर का 10 है ना, और मिथुन क्या है? तो 3। तो मकर से मिथुन तक, है ना, इस बीच में किसी राशि में रहने से सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों बात आती है सूर्य के लिए, है ना, और चंद्रमा के लिए, ठीक है जी। तो ये इसको बोलते हैं चेष्टा बल। और मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि को चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बल हो जाता है ना। तो ये बात हो गई चेष्टा बल की बात। उसी तरह से अब हम 6ठा कंडीशन ये देखते हैं कि जो दिग्बल है ना, दिग्बल क्या कि दिग्बल शुभ दृष्ट ग्रह दिग्बली होता है ना। सो अब एक बात ये आई कि देखिए स्थान बल भी होता है ना, दिग्बल भी होता है, लेकिन एक दृग्बल है, ये है दृग्बल, है ना। दोनों में डिफरेंस ये हुआ, है ना, कि ये दृग्बल है और वो दिग्बल है, दोनों में देखने वाली बात है। तो दिग्बल क्या होता है कि शुभ दृष्ट ग्रह दिग्बली होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह है, अब क्या है कि शुभ ग्रह उसको देख रहा है तो उसको बोलते हैं दिग्बली। और ये क्या है कि अत्यंत संक्षिप्त रूप से काम चलाऊ बातें ही ये माना जाता है। तो दिग्बल का भी फॉर्मूला इस तरह से है। अब बात करें हम कि विभिन्न प्रकार के ज्योतिष विद्वानों में जैमिनी का बड़ा ही नाम है ना। जैमिनी, आप अगर बात करेंगे ज्योतिष के ज्ञान की बात करेंगे तो जैमिनी ऋषि का बहुत ही बड़ा मीन्स योगदान रहा है। तो अब क्या है कि जैमिनी के मत के अनुसार, है ना, बलाबल जानने में गणित में उलझना नहीं चाहिए। और उसके मतलब जैमिनी के कथनानुसार साधारणतया इसकी विधि ये है कि आत्मा कारक ग्रह के साथ, है ना, या फिर उससे चतुर्थ। अब देखिए क्या है कि आत्मा कारक समझते होंगे आप। आत्मा कारक क्या है? तो आत्मा कारक ये होता है कि जो डिग्री होता है 1 से 30 तक, ये इनमें से आपके जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री वाला कौन है ना, उसको बोलते हैं आत्मा कारक। तो ये आत्मा कारक का मतलब विश्लेषण मैं कर दिया, बाकी आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपने जन्म कुंडली से कि आपका आत्मा कारक कौन ग्रह है। तो बात आती है ये कि जैमिनी ऋषि बोलते हैं कि साधारणतः इसकी विधि यही है कोई विचार करने का कि कौन बली है कौन निर्बल है। तो उस तरह से अगर देखें तो आत्मा कारक ग्रह पहले आप ढूंढ लिए, फिर आत्मा कारक ग्रह के साथ या उससे चतुर्थ, है ना, उससे चतुर्थ या फिर सप्तम या फिर दशम, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आत्मा ग्रह के साथ का मतलब क्या, जहाँ बैठा होगा वो पहला घर ही होगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे आत्मा कारक ग्रह के साथ वाला एक पहला हो गया, या फिर चौथा, सातवां और 10वां से जो ग्रह हो, है ना, तो इन सभी में से आत्मा कारक ग्रह जहाँ बैठा है उनमें से आपका इन सभी 4 भाव में जो ग्रह बैठा होता है वह पूर्ण बली होता है ना, इसको बोलते हैं पूर्ण बली। अब बली का मतलब है कि पूर्ण बली, है ना, ये कैसा पूर्ण मान लेते हैं इसको ऐसे। उससे अब द्वितीय, अब मान लीजिए आत्मा कारक से क्या हो गया, द्वितीय, ठीक है। उसी तरह से पंचम, और क्या, तो अष्टम, और क्या, तो एकादश स्थान में रहने वाला अर्धबली होता है। ये तो पूर्ण बली हुआ, ये अर्धबली हुआ, है ना जी, अर्धबली हो गया। तो अब ये बात आती है कि अर्धबली हो गया। उसी प्रकार अगर मान लीजिए फिर यहाँ देखते हैं 3, है ना, टोटल तो 12 ही घर होगा ना, तो 3 या फिर 6, उसके बाद बचा आप कौन, तो 9 और 12, है ना। इन सभी मतलब जो भी इन सभी भाव में जो ग्रह है वो क्या हो जाता है, तो दुर्बल हो जाता है। दुर्बल बोलते हैं मतलब कमज़ोर बोलते हैं इसको। तो ये सब सारी बातें हो गई। अब राशियों का बलाबल बतलाने में इस सभी विचार का वर्णन करना ज़्यादा उचित होगा कि अब ग्रह रहित राशि से ग्रह सहित वाली राशि बलवती होती है, ये ऐसा समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बात है कि अगर कोई नहीं है, इन सभी भावों में कोई नहीं है, तो उसका क्या विचार होगा, और अगर कोई ग्रह है तो उसका क्या होगा विचार। ग्रह रहित राशि से ग्रह सहित राशि बलवान होता है। अब किसी भाव में कोई राशि नहीं है और किसी भाव में अगर कोई है बैठा हुआ, तो वो ज़्यादा बलवान होगा। यदि दोनों में ग्रह हो तो अधिक संख्या वाला जो जिस भाव में बैठा है ग्रह, उसका विचार अगर देखा जाएगा तो वो ज़्यादा बलवान होगा। और इसी तरह से यदि संख्या भी बराबर हो तो उनमें उच्च स्वगृही या मित्रगृही ग्रह की हो तो वही राशि बलवती माना जाएगा। तो आप देख लीजिए कि ये फार्मूला जो है आत्मा कारक वाला फार्मूला, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इससे भी विचार करने में बहुत सहायता मिलता है। और ये हमारा पार्ट 3 था, ये पार्ट 3 है। तो इसमें क्या है कि हमारा 2 पार्ट पहले बना हुआ है जो कि विभिन्न ग्रहों से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रखे हैं, उसका हम लिंक शेयर कर देंगे। आप लोग देखिए, समझिए, और सभी ग्रहों से संबंधित विचार जब आपके समझ में आ जाएगा तो आपके लिए किसी भी जन्म कुंडली का विचार करना या फिर अपने जन्म कुंडली का विचार करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। और साथ साथ में अगर आप कुछ और भी विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, डिटेल्स डिस्कस कीजिए और विचार करवाइए। हम फ्री में भी करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। धन्यवाद।